सॉरी ये वीडियो जो है ना बीच में इंटरप्ट हो गया था। अभी तक हम लोगों ने देखो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या किया। केमिकल रिएक्शन में हमने पहले केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन किया। ऑल द केमिकल चेंजेस। अब आवाज तो जा रही है ना मेरी? आवाज इंटरप्ट तो नहीं हो रहा है? कंफर्म कर। ठीक है चलो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हमने अभी क्या क्या किया केमिकल रिएक्शन में? शुरुआत किया तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन किया कि ऑल द केमिकल चेंजेस आर केमिकल रिएक्शन when one or more substance reacts and give a new product, it is called chemical reaction. अब जब हमने केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन लिख दिया तो हमें रिएक्शन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने रिएक्शन नहीं लिखा तो बिना रिएक्शन के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। आप 2 रिएक्शन में लिखा, 3 लिख दो, 4 लिख दो, जितना लिखोगे उतना अच्छा इफेक्ट जाएगा टीचर पे। आफ्टर राइटिंग केमिकल रिएक्शन अब आता है कि हम केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। तो सर्टेन कुछ ना कुछ होगा। फॉलोइंग चेंजेस विल हैपन, इसमें कुछ फॉलोइंग चेंज आएगा केमिकल जब रिएक्शन होगा। जैसे स्टेट में चेंज आएगा, कलर में चेंज आएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। तो इससे हम पहचान लेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अब एग्जाम में जो ये क्वेश्चन है ना आता है, वो आपसे पूछेगा कि भाई स्टेट चेंज का एक रिएक्शन बताओ, कलर चेंज का बताओ। तो बिना रिएक्शन के मैंने कहा ना केमिस्ट्री कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं। स्टेट चेंज का रिएक्शन यदि आपसे पूछता है तो ये लिख लोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर को जब हम करंट पास करेंगे ये वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाएगा, तो लिक्विड गैस में चेंज हो गया। ठीक है, कलर चेंज में क्या होगा? जब कॉपर ऑक्साइड को हम हीट करेंगे तो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ब्राउन कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। ठीक है ना। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस CO2 देगा। ये इवोल्यूशन ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है। और यदि हम नीचे की तरफ करेंगे तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हमसे ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। वो हम लोग अभी करेंगे। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन टेम्परेचर, जब कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं और स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। और हीट देगा, जिससे हम पहचान, टेम्परेचर चेंज होगा, फिर जिस भी बर्तन में आप लिखोगे आपको दिखेगा हीट निकलता हुआ, है ना, गैस निकलता हुआ। तो चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सर्टेन सॉलिड मास व्हिच इज नॉट डिसॉल्वेबल इन वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, उसको मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। तो क्या हुआ, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो BaSO4 फॉर्म किया, बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट PPT होता है। ये नीचे मैंने रिएक्शन ऐसे साइन लगाया है, इट इज PPT और 2NaCl। तो ये हो गया आपका कि केमिकल चेंज जब होगा तो आपको इंडिकेशन क्या मिले। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलो तो अब आगे आ जाओ आप, हेडिंग डालो। अब आता है, कभी कभी ना एक मार्क्स में पूछ देता है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन पूछ देता है, व्हाट इज स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन कि जब केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, मान लो हम ऐसे लिखेंगे वर्ड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होगा, इतना करेक्ट शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा, तो बार बार हम जितना रिएक्शन लिखेंगे उसमें इतना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, chemical equation is a chemical equation is the symbolic representation
representation of symbolic representation of a chemical reaction. The chemical equation is the symbolic representation of the chemical reaction. Example, जब हमने लिखा carbon react with oxygen gas, it gives carbon dioxide plus heat. So this is the chemical representation. जब हमने लिखा CH4, और अब हम यदि इसमें स्टेट भी लिख देना कि मीथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ and it gives carbon dioxide gas plus water in the liquid form plus heat. ठीक है, तो ये क्या है ना, जब आप इसके साथ स्टेट भी लिख दोगे so it becomes a skeletal reaction. ठीक है ना, नोट कर लीजिए, इसको नोट करो, फिर हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन हमने लिख लिया. अब आप हेडिंग दो, क्वेश्चन इस तरह से आएगा. मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको ये कंसेप्ट करवा देता हूं कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल reaction. And same question पूछ लेगा, why we balance a chemical हम केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. So question is, what is balanced chemical reaction and why we balance a chemical reaction? क्यों बैलेंस करते हैं, ऐसा क्या है? देखो, तो सबसे पहला वाला जिसमें पार्ट है हमारा कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लेंगे. जैसे हमने लिखा CH4 गैसियस, ये वाला क्वेश्चन को लेते हैं. ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाओ, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाओ और प्रोवाइड करो इसको हीट. तो ये हमें देगा CO2 गैस प्लस वाटर इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है ना. सो दिस इज अ रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में देखो कि यहाँ पे कार्बन रिएक्टेंट में कितना है, रिएक्टेंट में एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है. ठीक है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में देखो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन है. तो ये बैलेंस नहीं है ना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 2 ऑक्सीजन लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया. दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो इसके आपने जैसे ये रिएक्शन लिख दिया ना, स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे ना, मार्क्स मिल जाएगा. लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्टेटमेंट पूरा लिख देना चाहिए. क्या हम क्या लिखेंगे, इन अ बैलेंस केमिकल equation a chemical reaction in which number of atoms in reactant is equals to number of atoms in product called a balanced chemical reaction. ठीक है ना. तो जब नंबर ऑफ एटम, इधर के जितने एटम है उतना ही इधर एटम हो, उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. ठीक है ना. अब बात आता है
why we need to balance a chemical reaction. तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि during a chemical reaction mass is always conserved according to conservation of mass. आप याद करो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही प्रोडक्ट का होता है. इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये चीज हमें लिखना पड़ेगा कि ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मास. ये पॉइंट नहीं लिखा ना तो नंबर नहीं मिलेगा. इसके बाद आप कुछ भी लिख दो. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू, ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का, यहां से हम सेकंड पार्ट का. आप चाहो तो बीच में एक लाइन छोड़ भी सकते हो, बीच में एक लाइन आप छोड़ भी सकते हो. ये दो पार्ट का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, conservation of mass, according to conservation of mass, mass can neither be created, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, I का मीनिंग that is, इसका मतलब क्या कि जितना मास रिएक्शन का होगा, रिएक्टेंट का होगा, उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए. That is, mass of reactant must be equal to mass of the product. ये लिखना इंपॉर्टेंट, मास ऑफ द प्रोडक्ट. तो भाई मास ऑफ द रिएक्टेंट, एक बात खुद ही सोचो, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मास कब इक्वल होगा? भाई जितना कार्बन है उतना ही कार्बन रहे, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना ही हाइड्रोजन इधर रहे, तभी तो मास बैलेंस होगा. तो इसके लिए मास यदि बैलेंस करना है तो एटम बैलेंस हो, क्योंकि मास तो एटम का ही है, इसीलिए हम एटम को केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, मास बैलेंस में आता है. ठीक है ना? सो मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट. क्या लिखा हमने? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, mass of reactant must be equal to mass of the product. This is why we balance a chemical reaction. टीचर जब देखेगा ना बोर्ड में चेंज चेक करते वक्त, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास लिख दिया बच्चे ने, आपको मार्क्स देगा, आगे बढ़ेगा, वो आगे चेक ही नहीं करेगा. ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि टीचर पढ़ ले. इवन आप चाहो ना तो टीचर को पॉइंट आउट करने के लिए इसको अंडरलाइन कर सकते हो यहां से, ठीक है ना, या कोटेशन में भी ऐसे डाल सकते हो. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं. एग्जाम में आपका रिप्रेजेंटेशन लिखने का वेट जितना अच्छा होगा उतना ही मार्क्स मिलेगा. कट पिट बहुत कम होना चाहिए. टीचर को अच्छा लगना चाहिए, टीचर को सूदिंग लगना चाहिए उसके आई को. चलो, तो अब हम लोग आगे चलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो आप हेडिंग डालो, how to balance a chemical reaction. How to balance a chemical, how to balance
a chemical reaction. How to balance a chemical reaction, कुछ भी आ सकता है. देखो तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं. जैसे एनसीईआरटी का इक्वेशन है, आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा आपका आयरन FeBO4 आयरन ऑक्साइड, जिसको हम आयरन फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस. तो इसको हमें बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमें एग्जाम में यदि बैलेंस करने को पूछता है तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा. एक तो होता है डायरेक्ट आप बैलेंस कर दोगे, मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे. इसलिए पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग टेबल बनाएंगे. एक टेबल में इतना काम करेंगे. इसमें हम लोग इधर लिखेंगे एलिमेंट, इधर लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा एलिमेंट. हमारे पास क्या क्या एलिमेंट, यहाँ पे हमने लिखा रिएक्टेंट और यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट में. तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो है आयरन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड आयरन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन. ऑब्वियसली रिएक्टेंट में भी वही होंगे, तो भी चेक कर लो आयरन ऑक्सीजन है. देखो तो हम पहले लिख लेते हैं रिएक्टेंट में आयरन कितना है 1 और प्रोडक्ट में आयरन कितना है 3. ये हो गया. उसके बाद हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है 2, हमने यहाँ पे लिख दिया. और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है प्रोडक्ट में, वहां भी यहाँ पे. ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है 4. तो ये हमने ऑक्सीजन. ठीक है. देखो एक चीज ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि कोई ये X कंपाउंड है, ठीक है, और XY कंपाउंड है, XY दो एलिमेंट है. मैंने यहाँ पे हम लोग कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते बेस में. हम जब भी करेंगे तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट में. इसको हम कहते हैं मोल, इसको हम वैसे कहते हैं मोल. 2 मोल ऑफ XY, मान लो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता तो हम क्या कहेंगे 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम लोग यहाँ पे पीछे तो लगा सकते हैं, ये बेस में हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फिर उसका केमिकल फॉर्म ही चेंज हो जाएगा. हमें केमिकल फॉर्म चेंज नहीं करना, हम बस क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं कि 2 मोल की जगह 3 मोल कर दिया, 4 मोल कर दिया. हम अपनी तरफ से थोड़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड बना देंगे. तो बेस में आप चेंज मत करना, हमेशा यहाँ कोफिशिएंट में. ठीक है. अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे ये कार्बन के लिए भी 2 है और ये ऑक्सीजन के लिए भी है. तो कार्बन यहाँ पे कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन ये 2 और ये 2 बेस वाला और ये कोफिशिएंट वाला मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4. ठीक है. अब जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो एटम है वो किसका है, ऑक्सीजन का. यहाँ पे तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें. ठीक है. तो 1 और 4 है, हम क्या करेंगे देखेंगे ये 4 है ये 1 है, तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया. ठीक है. तो हमने ऑक्सीजन में लगाया है तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया रिएक्टेंट, हमने रिएक्टेंट में 4 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन यही पे है ना, यहाँ पे हमने 4. अब इससे क्या हो गया कि आयरन तो अभी भी 1 ही रहा इधर, लेकिन देखो हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया, हाइड्रोजन अब 8 हो गया. ठीक है ना. तो मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 2 8 हो जाएगा. हाइड्रोजन बैलेंस यहाँ पे क्या है ना, प्रोडक्ट के हाइड्रोजन में, प्रोडक्ट के हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बैलेंस. अब आयरन पे आओ, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर. अब आपका जो है ये पूरा बैलेंस हो गया. देखो यहाँ ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे अभी काट दिया था ना, यहाँ पे ये 4 था तो आप उसको ऐसे काट के ना ऐसे लिखना कि अब ये 1 हो गया. ठीक है.
तो देखो बैलेंस हो गया, दिस इज बैलेंस, दिस इज बैलेंस, दिस इज बैलेंस। सो नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल बैलेंस। नोट करिए। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो बोर्ड में आया हुआ है। देखो हमारा जो रिएक्शन था, ठीक है, रिएक्शन था हमारा ये प्लस H। तो हमने क्या किया, पहले इसका टेबल बनाया। हमने देखा आयरन यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में 3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है, और प्रोडक्ट में हमारा हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे 2 है। फिर हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 4। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कोई भी कंपाउंडों से यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हम बेस में ऐड नहीं कर सकते। और हमेशा जब हम नंबर ऑफ एटम में डालते हैं, मान लो ये 2 है तो ये 2 कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी, तो ऑक्सीजन कितना होगा 2 टू द 4। ये और बेस कोफिशिएंट और बेस हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब हमारा एटम सबसे ज्यादा होगा पहले बैलेंस हम उसको करेंगे, तो हमने ऑक्सीजन से स्टार्ट किया। यहाँ 1 था, यहाँ 4 था, तो मैंने यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दिया जिससे ऑक्सीजन 4 हो। तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे है रिएक्टेंट में, यहाँ पे है ना, यहाँ मैंने 4 ऐसे मल्टीप्लाई। इससे क्या हो गया कि हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, 4 टू 8 हो गया, है ना। तो मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे अब 8 कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं हाइड्रोजन को 8 करूंगा तो यहाँ पे ये तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में तो 2 ही है, मुझे इसको बैलेंस करना होगा, तो मैंने यहाँ 4 मल्टीप्लाई, 4 टू 8, तो मैंने 4 हाइड्रोजन में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब आयरन में क्या किया, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ 3 प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरह से हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस। क्लियर? चलो अब मैं एक क्वेश्चन सीबीएसई का पूछा हुआ, बोर्ड में पूछा हुआ मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप बैलेंस करने की कोशिश करो। आपका क्वेश्चन है C2H6 मीथेन बताइए, है ना, कार्बन कंपाउंड हम इसको पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और दे रहा है वो आपको CO2 प्लस वाटर। इसको आप बैलेंस करो, ट्राई करो, ये नहीं कि ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा, ट्राई करो। ऐसे वो बनाओ, टेबल बनाओ और उसमें जैसे मैंने किया वैसे ही करो। इसमें देखो ऑक्सीजन में बैलेंस करने में प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, सबको आता है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखो मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ। प्रॉब्लम ये ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट्स, यहाँ रिएक्टेंट, और यहाँ प्रोडक्ट, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, पहला क्या है हमारे पास कार्बन, कार्बन के नीचे क्या है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, यही 3 चीजें हैं हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। देखो तो रिएक्टेंट में कार्बन कितना 2, प्रोडक्ट में कार्बन कितना 1, यहाँ पे बस 1 ही, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 6, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन यहाँ पे देखो वाटर में 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में आपके पास 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है कार्बन डाइऑक्साइड के पास, और यहाँ पे वाटर में 1, तो 3। अब आपको मैंने क्या सिखाया कि जो सबसे ज्यादा हो पहले आप उसको बैलेंस करो, ठीक है। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ पे था वाटर में, तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 6 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के 6 होते ही इसने ऑक्सीजन के बैलेंसिंग को खराब कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 5, तो ऑक्सीजन हो गया 5, समझ गए, ऑक्सीजन जो है हमारे पास हो गया 5।
तो अब हम ऑक्सीजन को यदि बैलेंस करने चलेंगे तो 2 और 5 ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जो 2 और 5 दोनों को बैलेंस करे। तो पहले हम कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब फिर से क्या हुआ, ऑक्सीजन का बैलेंसिंग खराब हो गया। देखो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ और 3, तो ऑक्सीजन अब हो गया 7। तो हमारा ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और हमारे पास कोई ऐसा होल नंबर नहीं है कि मैं 2 में मल्टीप्लाई कर दूं या 7 में मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब होल नंबर नहीं है तो हम किसी फ्रैक्शन से बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखो यदि मैं इस साइड कुछ मल्टीप्लाई करता हूं ऑक्सीजन में, तो एक्चुअली यहाँ पे कहां पे मल्टीप्लाई करूं, कार्बन वाले में करूं या हाइड्रोजन वाले में, कंफ्यूजन होगा ना कि कहां पे करूं मल्टीप्लाई। और यदि मैं रिएक्टेंट में करूं तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एक ही तरफ है, इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई यहां पे करूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, इस 7 इसको को मुझे क्या बनाना है, 7 के इक्वल बनाना है। 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 2 कट जाएगा और 7 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर हुआ। लेकिन अब 7/2 से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अगेन इसमें एक क्या होता है कि हम कभी भी जो एटम्स है ना वो फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। एटम्स जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1.5 एटम नहीं हो सकता, ऐसे 7/2 एटम नहीं हो सकता। तो कोई नहीं, अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, देखो अब इस पूरे रिएक्शन को हमें इस पूरी को तो हटाना है ना नीचे से, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मोल ऑफ C2H6 प्लस जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो जाएगा, 7/2 करेंगे तो 2 कट जाएगा ऑक्सीजन, प्लस ये 4 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज बैलेंस्ड, समझे, इसीलिए फोर्ड ने इसको पूछा। अब आप इसको नोट कर लो। देखो इसमें जो लो पॉइंट था यही कि जब भी ना आपसे क्या होना कि आपको लगे, जैसे मैंने इसमें देखा ना कि यार मैं यहाँ पे 7 यहाँ पे था, यहाँ पे 2 था, मैं मल्टीप्लाई कहाँ पे करूँ, यदि मैं यहाँ भी तो मैं 2/7 कर सकता था, लेकिन मैं 2/7 यदि यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 2 बनाने के लिए, तो आप ये खुद ही सोचो कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम है ना कि इस साइड करूँ मल्टीप्लाई या इस साइड करूँ, दोनों जगह ऑक्सीजन, और यहाँ पे तो एक ही जगह है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 7/2, इसको 7 बना, समझ गए, नोट कर लीजिए। तो हमने सीख लिया केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के पीछे जो बैलेंसिंग दे रखा है वहां से आप सारे बैलेंसिंग कर लो, वो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है और स्टेटमेंट वाला भी दे रखा है। तो जब स्टेटमेंट लिखा जाता है ना कि बेरियम सल्फेट रिएक्ट विद दिस वन, है ना, जैसे मान लो आ गया हमारा कि भाई हमारा सिल्वर जो है नाइट्रेट रिएक्ट करे सोडियम ब्रोमाइड से, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो आपको क्या है ना कि इसका कंपाउंड का ना फॉर्मूला पता होना चाहिए, यदि आपका कंपाउंड का फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। तो अभी जो हम रिएक्शंस करते जाएंगे ना, तो उनके नीचे में देखना एक सभी का ना मैं नाम लिखता जाऊंगा, कलर लिखता जाऊंगा, यदि कुछ दूसरा नाम है वो भी लिखता जाऊंगा, तो वो इंपॉर्टेंट होगा याद रखना। और वो यदि आपको याद रहेगा तो आप फिर केमिकल इक्वेशंस जो है ना यदि वर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है तो आप उसको चेंज कर पाओगे सिंबॉलिक फॉर्म, तो सारे कंपाउंड के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हमारा काम आ जाएगा, देखो हेडिंग दो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का जो टाइप है हमारे पास, जो हमें करना है, फर्स्ट हमें करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड हमें करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आफ्टर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें करना है थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हमें करना है फोर्थ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद हमें करना है एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं जो अपने को करना है, राइट। चलो तो आप इसको नोट करो पहले और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दो अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें हम क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन। when two or more reactants combine and a single product is formed, it is called combination reaction. सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट करो इसको। अब हमने डेफिनेशन तो लिख दिया, लेकिन यदि हमने इसका केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है CaO, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, हिंदी में इसको कहते हैं चूना पाउडर। ठीक है ना, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का दूसरा नाम है क्विकलाइन। इसका यूज होता है सीमेंट बनाने में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है क्विकलाइन। ठीक है ना, तो क्विकलाइन सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको चूना। जब इसको वाटर के अंदर हम लोग डालेंगे, लिक्विड वाटर, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये उसके साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है स्लेक्ड लाइम। और इसी को हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा लाइम वाटर। ये जनरली हमें एक्वस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, प्लस ये देता है बहुत सारा हीट। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बारे में पहले सुनो ध्यान से। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर होता है, ठीक है ना, चूना जिसे कहते हैं। वाटर में जैसे तुम इसे डालोगे ना, ये एक मतलब कि एक्वस बनाएगा। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आधा घुला हुआ, और हीट बहुत सारा इसमें से निकलेगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकला ना, इसको हम सिलेक्ट लाइम और लाइम वाटर तो कहते ही है, और इसी को हम ना अप्लाई करते हैं एज अ पेंट या व्हाइट वॉश। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विच इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉश। व्हाट इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉश? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप चूने को पानी में मिला दोगे तो ये जो इसने बनाया मिक्सचर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर जो है वो अपन अप्लाई करते हैं व्हाइट वॉश के लिए। समझ गए? तो आंसर होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, जो व्हाइट वॉश के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है,
और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में से। क्वेश्चन ये है कि देयर इज क्वेश्चन ये है a solution of substance X is used for whitewash. X substance used for whitewash. तो X क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहता है named X कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, write the chemical reaction in the substance X named above. तो आप लिखोगे रिएक्शन। ये आपने व्हाइट वॉश के लिए यूज है, आपको ये रिएक्शन वो कह रहा है बताना, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ये रिएक्शन आप नोट कर लो पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है सीमेंट मैन्युफैक्चर। यदि आपसे लिखा, यदि एग्जाम में लिखा जाए व्हाट इज यूज्ड फॉर पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी वही है, पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट लिखा हो जाए ना आपको समझ जाए, कैल्शियम ऑक्साइड को सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज। चलो अब देखो ये जो रिएक्शन हमने लिखा है ना, इस रिएक्शन के ऊपर और भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है, पहले उस रिएक्शन को हम लोग करते हैं। मैंने अभी क्या यहाँ पे किया, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया और इसमें हमने दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सिलेक्ट लाइन कहते हैं, और व्हाइट वॉश के लिए यही सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये देता है हमें हीट। देखो अब होता क्या है कि जब आप व्हाइट वॉश करोगे ना, या घर में जब पेंट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक दो दिन हो ना शाइनिंग प्रॉपर्टी उसमें आती नहीं है, ठीक है ना। और चूना होता था पहले जो कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो बहुत 2-3 दिन लगा देता था। हम तो अच्छे से अच्छे पेंट आने लग गए हैं मार्केट में जो कि पॉलीमर बेस्ड है, तो जल्दी शाइनिंग करने लग जाते हैं। लेकिन वहां भी ये रिएक्शन होता है। क्या होता है देखो, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या करेगा, आपका दीवार जो है ना, या वॉल जहां भी आपने पेंट लगाया है, व्हाइट वॉश किया, वो शाइनिंग करेगा नहीं जल्दी से। तो होता क्या है कि धीरे धीरे वो शाइनिंग करता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका सिलेक्ट लाइन है, ये क्या करता है, एक्वस फॉर्म में जो आपने अप्लाई किया था, वो रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से, गैस से, ठीक है। और क्या फॉर्म कर देगा, और ये फॉर्म कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्म कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म, प्लस ये वाटर जो है ना, वो लिक्विड फॉर्म में वेपोराइज हो जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज लिखा है, देखो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हर कोई जान लेगा। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का ही हम दूसरा नाम देते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, ठीक है ना। जो मार्बल्स आता है, जो हम अपने घरों में मार्बल्स लगाते हैं, है ना, तो यही मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए? तो हुआ क्या, देखो कि कुछ दिनों के बाद जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो वो बना देगा मार्बल। और मार्बल की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये शाइनिंग होता है, शाइन करता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो वो फिर शाइन करने लग जाएगा और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि व्हाई आफ्टर अप्लाइंग व्हाइट वॉश इट टेक्स टाइम टू गिव शाइनिंग प्रॉपर्टी, तो आप ये रिएक्शन लिख दोगे, और जो मैंने यहाँ पे लिखा वो लिख दोगे, और फिर लिख दोगे इट टेक्स टाइम, calcium hydroxide or slaked lime take time to react with carbon dioxide to get calcium carbonate, and that's why it takes some time to get shining property. ठीक है ना। आपने रिएक्शन लिख दिया ना, तो रिएक्शन देखते ही टीचर, ये जो मैंने नीचे लिखा है ऐसे, तो रिएक्शन देखते ही नंबर दे देगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ इसी में ना मिल्कीनेस, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी की मिल्कीनेस होता है, मिल्कीनेस पूछ देता है बताओ एक्स वाई जेड से कौन मिल्कीनेस है, कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्कीनेस होता है, मिल्कीनेस प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या होता है, एक चीज होगा क्या कि यदि तुम्हारे इन्वायरमेंट में मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हम किसी अच्छा एक बात बताओ, यदि हम किसी ऐसे जगह पे चले गए जहां कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, तो वहां पे बताओ क्या होगा, वहां पे ये रिएक्शन होने में टाइम लगेगा, और जहां एक आध दिन में शाइनिंग आ जाएगा दिल्ली में, तो उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट है, वहां पे शाइनिंग आने में हो सकता है 5-6 दिन लग जाए, टाइम लगेगा, समझ गए ना, ये स्टडी में पूछेगा तो ये ध्यान रखना। अब इसी में देखो क्या होता है, जैसे हमारे मार्बल मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, या घरों में जो हम यूज करते हैं मार्बल्स, तो होगा क्या कि जो आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, अब आपके इन्वायरमेंट में दिल्ली में, आगरा में जहां पे ताजमहल है, दिल्ली में लाल किला है, तो यहाँ पे CO2 जो है ना बहुत ज्यादा है, CO2 बहुत ज्यादा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है एक्सेस CO2 के साथ, यहाँ पे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है तो उसको CO2 मिल रहा है, ठीक है ना, तो यदि एक्सेस CO2 के साथ ये यूज मतलब ये रिएक्शन होगा, कौन सा वाला रिएक्शन, दिस रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, यदि कम कम रिएक्शन कम यहाँ पे CO2 क्या है, लिमिट, ठीक है ना, तो ये बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि CO2 एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और नमी भी होगी आपके इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, मतलब कि वाटर होगा इन्वायरमेंट में, एयर में, या बारिश तो होगी, उस टाइम ये रिएक्शन हो जाएगा। तो होगा क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म कर देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी का दूसरा नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है हाइड्रोजन का होना, ठीक है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका दूसरा नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, समझ गए। अब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट की क्या प्रॉपर्टी है कि ये वाटर में ना घुल जाता है, समझ गए, सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल में, वाटर में सॉल्युबल होता है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा कि जो अपना ताजमहल है या लाल किला है, कोई भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, यदि उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, तो इट विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एंड द मार्बल, जो मार्बल है वो स्टार्ट टू सॉल्युबल सॉरी डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, और जो उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा, मार्बल टूटने लग जाएगा, इवन शाइनिंग प्रॉपर्टी तो खत्म हो ही जाएगी जब वो डिसॉल्व होने लग जाएगा, समझ गए। So this is harmful, right? तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि जो मॉन्यूमेंट्स है एरिया उसमें पॉल्यूशन होगा तो उनके उन मॉन्यूमेंट्स में क्या फर्क आएगा, ताजमहल के चारों तरफ जो है पॉल्यूशन इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री CO2 रिलीज करता है उसको बैन कर दिया गया है, क्यों, व्हाई, तो आप ये रिएक्शन दिखाओगे, ये रिएक्शन क्या, यदि और यहाँ पे लिख दोगे एक्सेस, यहाँ पे ये लिखना इंपॉर्टेंट है, एक्सेस, CO2 एक्सेस में होना चाहिए, यदि CO2 एक्सेस में होगा तो वो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में और अपनी शाइनिंग प्रॉपर्टी को लूज कर बैठेगा, इसीलिए जो भी दिल्ली है या ऐसा कोई भी जगह जहां मॉन्यूमेंट्स है वहां पे ऐसा इंडस्ट्री जहां CO2 ज्यादा निकल रहा है उसको बैन किया जाता है, ठीक है, इस स्टडी में आ सकता है। ये जो दो रिएक्शन है, ये दोनों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, समझ गए ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, बस इस रिएक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है जो एग्जाम में आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बस ये था, नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। तो हम लोगों ने जो अभी तक किया है वो एक ही बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो हमने किया बस ये एक रिएक्शन, दिस रिएक्शन, और बाकी जो दो रिएक्शन मैंने तुम्हें करवाया वो तो बोर्ड ने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा वो, ठीक है।
अब The board is not visible. okay, is it visible now? Yes, sir. Okay, right. So this was the first combination reaction. अभी आ जाओ आप सेकंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो सेकंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो अपने बुक में है वो है आपका बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ, ठीक है. तो बर्निंग ऑफ कोल में हम क्या करेंगे, कोल क्या होता है, कार्बन, ठीक है ना, और वो किस फॉर्म में मिलता है हमें, सॉलिड फॉर्म, ठीक है. ऑक्सीजन हमें किस फॉर्म में अवेलेबल है, गैस के फॉर्म में. बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या हमें देगा, कार्बन डाइऑक्साइड. जब आप कोल को बर्न करोगे, और क्या देगा, लाइट देगा, और क्या देगा, हीट देगा, ठीक है. सो दिस इज द बर्निंग ऑफ कोल. दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया. एक थर्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम और लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वो कैसे होगा, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होगा, वो ऑक्सीजन गैस से रिलेटेड रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, H2O, ठीक है ना, कंडेंस होके फॉर्म करेगा. गैस जब कंडेंस होता है तो लिक्विड होता है, इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा. अब बस रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2, ये बैलेंस, ठीक है. सो दीज आर 3 कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज गिवन इन आवर सिलेक्शन, आवर सिलेबस, ठीक है. ये 3 हैं व्हिच इज इन एनसीईआरटी, और यही 3 जो है एग्जाम वाले पूछते भी हमसे. नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं. अब आ जाओ, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आप हेडिंग डालो डीकंपोजिशन रिएक्शन. सेकंड फॉर्म है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है. डीकंपोजिशन रिएक्शन, देखो बोर्ड क्या करता है ना, इन्हीं रिएक्शन को ना आपको स्टेटमेंट चेंज कर देगा, कुछ नहीं कुछ बातें चेंज कर देगा. रिएक्शन एक्चुअल में वही हो रहा होगा, लेकिन क्या करता है बोर्ड कि अपने स्टेटमेंट को ऐसे चेंज कर देगा कि आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ दिया इसने. जैसे देखो लास्ट ईयर जो पेपर है 2023 वाला, 2023 वाला, उसमें एक क्वेश्चन आया कि देखो क्वेश्चन था, चलो ठीक है, तो खैर क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो मिल जाएगा. खैर जब डिस्कस करेंगे तो राइट. एक्चुअल में वो जो क्वेश्चन था वो ये था कि वो पूछ रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना था. तो एक्चुअली में कुछ नहीं, बस सोडियम और मैग्नीशियम का जो है ना, मैं आपको आयनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा के उसका रिएक्शन दिखाऊंगा. वो वही था, वही पूछ रहा था, समझ गए. क्या तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है कि इसका फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें क्या होगा कि एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, और वो किसी एक कंडीशन की वजह से, आइदर हीट प्रोवाइड करने की वजह से या क्या कहते हैं फोटोलाइसिस की वजह से, सोलर लाइट की वजह से वो ब्रेक हो जाए और बहुत सारे रिएक्टेंट फॉर्म करेगा, दो से ज्यादा. उसी को हम कहेंगे डिकम्पोज कर देना. डिकम्पोज मींस क्या होता है, एक चीज का टूटना, ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, a reaction in which a single reactant breaks down a single reactant breaks down to form two or
than two products, right? This is the decomposition reaction. अब देखो decomposition reaction में क्या हो रहा है कि it takes place, either आप उसको heat प्रोवाइड करो या फिर करंट प्रोवाइड करो या सनलाइट प्रोवाइड करो, तो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना? सो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्चुअली एंडोथर्मिक. ये इनको हीट देना पड़ता है, तो हीट जब जाता है अंदर की तरफ तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक, राइट? तो कहेंगे all decomposition reactions are endothermic. Endo means enter, तो जिसमें हीट अंदर जाए, endothermic. All decomposition reactions are endothermic. ठीक है? अब देखो decomposition reaction तीन तरह से होता है. फर्स्ट जो है वो, उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके लिए हीट की जरूरत है. सेकंड को हम कहेंगे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको क्या प्रोवाइड करना होगा? करंट प्रोवाइड. थर्ड को हम कहेंगे फोटोलाइसिस. यदि आपको याद हो तो मैंने फोटोसिंथेसिस में वाटर का ब्रेकडाउन करवाया था, जो क्लोरोफिल ने सोलर लाइट लेके वाटर को ब्रेकडाउन करवाया था, है ना? दैट वाज द फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. फोटोकेमिकल रिएक्शन, राइट? तो ये किसके प्रेजेंस में होगा? सोलर एनर्जी या सनलाइट. तो इन तीनों के रिएक्शंस हमें लिखना है. तो आप इसको कॉपी करो, फिर आगे चलो. Okay. Yes, sir. Okay. So this is the decomposition reaction. Okay. तो हमें एक एक थर्मल डिकम्पोजिशन और ये सब सारा करना है. यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप फर्स्ट हेडिंग डाल दो थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट? देखो थर्मल डिकम्पोजिशन में जो फर्स्ट रिएक्शन है अपने पास, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3. CaCO3 क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते थे? लाइमस्टोन. ठीक है ना? ये कैसा फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है. जब हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा अपोजिट कैल्शियम ऑक्साइड में. ये बना भी कैल्शियम ऑक्साइड से था, याद है? कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट किया, तो ये बन गया. ठीक है? तो उसी का अपोजिट रिएक्शन है कि यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और
कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, क्विकलाइन में कहते हैं इसको, राइट। और दूसरा CO2 गैस बनेगा, CO2 गैस। अब सुनो, यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि देखो, यदि ग्लोबल वार्मिंग, इफ ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन मॉन्यूमेंट्स और ताजमहल। ताजमहल पे और मॉन्यूमेंट पे ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होगा? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या होगा? दिस रिएक्शन विल हैपन, कैल्शियम कार्बोनेट हीट की वजह से क्या होगा? डिकम्पोज होगा इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। कैल्शियम ऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये पाउडर फॉर्म में निकलने लग जाता है, ठीक है ना, डिकम्पोज होने लग जाएगा। तो ये जो आपका मार्बल है, इट विल स्टार्ट टू losing its strength, losing its shining property and all that, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होगा यदि ग्लोबल वार्मिंग होगी। मैं इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछता है केस स्टडी में या किसी भी चीज में, तो आप ये रिएक्शन लिख दोगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे व्हाट विल हैपन। तो होगा क्या कि ये मार्बल्स जो है वो टूटने लग जाएंगे एंड इट विल लूज इट्स शाइनिंग प्रॉपर्टी। क्या क्लियर है ये बात? सेकंड पे आओ, देखो तो एक कंपाउंड है, उसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट डॉट 7 वाट, ठीक है। ये ना ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। क्या है ये? फेरस फेरस सल्फेट सल्फेट फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब सुनो, वैसे मैं आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वो सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जब डॉट वाटर है ना, जब भी किसी कंपाउंड के साथ डॉट वाटर हो जाए तो इसका मतलब वो क्रिस्टल है, ठीक है ना। और हर क्रिस्टल में क्या होता है? अंदर वाटर होता है, तभी वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। और इस क्रिस्टल का कलर होता है ग्रीन। तो यदि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आपको लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको एक कंपाउंड दिया which is green in color, वो क्या है? So that is ferrous sulfate crystal dot water, ठीक है। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन कलर का ग्रीन। जब आप इसको हीट करोगे, जब आपको हीट करोगे तो आपको मिलेगा FeSO4, ठीक है ना, फेरस सल्फेट। और अब क्या होता है, जब आप क्रिस्टल को हीट करोगे तो अपना कलर लूज कर देगा, अब इसका कलर नहीं रहा ग्रीन कलर, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस FeSO4 को यूज कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम हीट कर रहे हैं, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, Fe2O3। इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, या इसी को हम कहते हैं आयरन सेकंड ऑक्साइड। आयरन सेकंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी है वो +2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो -2 ही होती है हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी सॉरी +3 है, फेरिक ऑक्साइड +3 होता है, फेरिक फेरस, आयरन थर्ड ऑक्साइड होगा, ठीक है, लिख लो। तो ये आयरन थर्ड ऑक्साइड फॉर्म करता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और एक लेड नाइट्रेट है, वो भी हम लिखेंगे पहले आप इसको देखो। एक चीज और, तो ये मैंने लिखा है ना आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसी ये दो कंपाउंड में थोड़ा ध्यान रखना। एक होता है Fe2O3, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी होती है +3 और ये -2, ये होता है फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे आयरन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। एक होता है फेरस ऑक्साइड, वो होता है Fe3O4, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन तो -2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो जब आयरन अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है फेरिक में और फेरस में 2, इसको हम इसीलिए इसको हम कहते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और इसको कहते हैं फेरस को, ये दिस इज फेरस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आयरन कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2, इसको कहते हैं आयरन सेकंड ऑक्साइड, ध्यान रखना इस बात को। ये फर्स्ट सेकंड एक्चुअल में उसकी
वैलेंसी होती है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है सर, तो हमने ये लिख लिया। एक लेड ऑक्साइड वाला है रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका कलर है इसीलिए इंपॉर्टेंट। देखो तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड नहीं, लेड नाइट्रेट, Pb लेड नाइट्रेट NO3 होता है, ठीक है ना। और नाइट्रेट का होता है -1, नाइट्रेट जो होता है ना वो -1 होता है, और ऑक्साइड ये जो Pb है लेड की वैलेंसी होती है +2, तो इसका वाला यहाँ आ जाता है। और ये -1 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, ऐसे NO3 इसका -1 होता है, इसका -1 वैलेंसी, इसका +2, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और 1 यहाँ पे PbNO3 ट्वाइस। इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे हीट के प्रेजेंस में, ठीक है, जब इसको हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करेंगे तो ये बनाएगा लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये जो लेड नाइट्रेट है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, लेड ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, जो ये लेड नाइट्रेट है, तो लिख लो लेड नाइट्रेट, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बैलेंसी से आपको मैं बताता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में बैलेंसी ना जल्दी जल्दी दिमाग से ना निकल जाता है वो, इसलिए कंपाउंड याद रखो, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। और ये होता कैसा है, कलरलेस, कलरलेस होता है, तो ये लेड ऑक्साइड बना देता है, लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड जो है ना ये येलो कलर का होता है, तो ये एग्जाम में बहुत बार आया है। There is a compound on decomposes, when it decomposes it give a yellow oxide, yellow oxide, ठीक है ना। तो येलो ऑक्साइड कौन सा है यहाँ पे, लेड ऑक्साइड। प्लस ये देगा आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये रिएक्शन होता है ना तो ब्राउन फ्यूम निकलता है, इसका ब्राउन फ्यूम, इससे भी हम पहचान लेते हैं कि लेड नाइट्रेट है। क्योंकि एक येलो कंपाउंड ना आयोडीन भी, ये भी होता है तुम्हारा आयोडीन, ठीक है ना, क्या पता वो आयोडीन हो, इसीलिए ब्राउन फ्यूम निकल रहा है तो वो लेड नाइट्रेट ही। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप, ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, इसको यदि हम बैलेंस करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन में लगा दो, इसको बैलेंस करो तो क्या आएगा, 2 नाइट्रोजन लगाओगे तो ऑक्साइड कितना है 6, ऑक्साइड यहाँ पे 2 2 4, तो मुझे 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे यदि मैंने 2 लगाया तो मुझे 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, लेड को बैलेंस है ना। अब देखो कितना हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया ना, तो 4 यहाँ लगाओगे, अब बैलेंस। ठीक है, सो दिस इज द लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड एंड ब्रॉन फ्यूम, नोट करो। और फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस पे। चलो, तो मुझे हमारा मोल्ड, चलिए तो अब आप हेडिंग दो, मोल्ड को मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, ये ही वाला करवा दिया, कैल्शियम कार्बोनेट का एरोसल्फेट लेना, ठीक है, सारा ही हो गया। ठीक है, तो अब हेडिंग दो आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जनरल एग्जाम में आता है। तो हेडिंग दो सेकंड डिकम्पोजिशन में क्या आ गया, फर्स्ट थर्मल था, सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो उसका डायग्राम भी आता है, तो एनसीईआरटी में उसका दे रखा सारा एक्टिविटी में भी। तो पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसके डायग्राम को बना के उसके एक पॉइंट जो एग्जाम में हमेशा आता है वो उसी को एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोलाइसिस में होगा क्या कि जो वाटर है वो डिकम्पोज कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ, सो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या लिखेंगे, when water pass through, when electricity pass through, electricity passes through water, it gives hydrogen gas and oxygen gas.
अब किसी ने ये लिख दिया, हम सोचे नंबर मिल जाए, नहीं मिलेगा, आपको रिएक्शन लिखना होगा। तो क्या होगा, जो वाटर है लिक्विड के फॉर्म में, आप इसमें से क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में, और उसको पहले बैलेंस करो, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो, ताकि हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन गैस मिल गया और ऑक्सीजन गैस मिल गया, दो चीजें आपको मिल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस यदि आपसे पूछ लेता है कि भाई वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस बताओ, तो आप ये लिख के ये रिएक्शन जरूर लिखना, और इवन रिएक्शंस को हमें अंडर जो है ना ऐसे उसमें कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां से दो तरह से क्वेश्चन क्या क्या आता है। एक तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस वन कंपाउंड इज डबल दैन अनदर कंपाउंड, व्हाई। तो देखो जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो 2 कंपाउंड मिला, फर्स्ट हाइड्रोजन सेकंड ऑक्सीजन, इसका 2 मोल मिला आपको, और इसका कितना मोल मिला, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, राइट। तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस 2 मोल या ट्वाइस, 2 मोल जितने ज्यादा मोल को करवाएं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ट्वाइस देन ऑक्सीजन गैस, है ना। क्योंकि देखो इसका 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है और इसका ये 1 मोल हो रहा है, तो इसमें भी आपको ना यही लिख देना है, ये लिख के आप लिख दोगे कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल एज वी सी द रिएक्शन, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस 2 मोल एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मोल, ठीक है। तो रिएक्शन हो गया आपका नंबर 2, ठीक है। दूसरा इससे क्वेश्चन पूछता है क्या कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है, तो ये बताओ कि कहां पे ऑक्सीजन निकलेगा और कहां पे किस जैसे 2 होते हैं ना, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है। तो कहां पे ऑक्सीजन निकलेगा, कहां पे हाइड्रोजन निकलेगा, समझ गए, ये क्लियर हुआ क्या। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं एनोड और ये वाला क्वेश्चन करता हूं, 2 क्वेश्चन और होगा, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि किस एनोड पे, किस इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन आएगा, किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन आएगा। देखो हाइड्रोजन प्लस होता है ना, यदि आप भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे, हाइड्रोजन प्लस होता है ना, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव पे ही जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड, उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइसिस में उसको हम कहते हैं कैथोड, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक चीज है, यदि कैल्शियम 2+ है तो इसको हम कहते हैं कैथोड, है ना, कैटायन, कैटायन कहते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो कैटायन, कैथोड जो है ना वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। और ऑक्सीजन मिलता है हमें एनोड पे, तो ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये कहां पे मिलेगा, पॉजिटिव पे। तो एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, इतना याद रह जाएगा आपको, और उससे आपको ये याद रह जाएगा। फिर हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और एनोड पॉजिटिव होता है तो ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तो एनोड पे जाएगा। कैथोड पे मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस, एनोड पे मिल जाएगा ऑक्सीजन गैस। ये 2 चीज कंप्लीट हो गया। इसका फिर ना आपसे डायग्राम बनवा लेगा वो, ठीक है ना, इसका डायग्राम बनाने को आ जाता है, तो आप डायग्राम ऐसे बना सकते हो इधर से। मैंने ये बीकर ले लिया, ठीक है, इस पे हमने 2 इलेक्ट्रोड भी लगा दिया ऐसे, एक इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ठीक है। इस पे हमने पानी भर दिया ऐसे, दिस इज वाटर, दिस इज नेगेटिव है तो क्या कहेंगे उसको, कैथोड, और पॉजिटिव है तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, एनोड। तो एनोड पे क्या आएगा, ऑक्सीजन, कैथोड पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। इसको एक्सटर्नल सर्किट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल सर्किट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और ये, है ना, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी से काम, ठीक है। तो यहाँ पे होगा,
तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलेगा एनोड पे, यहाँ ऊपर की तरफ नहीं आएगा, यहाँ पे ना सिर्फ बबल सा बनने लग जाएगा, सिर्फ बबल सा बनने लग जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के बबल, और यहाँ पे ना हाइड्रोजन गैस के बबल बनेंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बड़ा होता है ना, तो देखना उसके बबल भी बड़े होंगे, ठीक है ना, और हाइड्रोजन छोटा होता है तो छोटे छोटे बबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका डायग्राम, इसका एनोड कैथोड वाला क्वेश्चन पूछता है, और हाइड्रोजन ट्वाइस प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन से, तो आप जो है रिएक्शन लिखिए, लिखो। 3 क्वेश्चन ये डील हो गया। इसमें एक 4th क्वेश्चन पूछता है कि यदि हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला दें, या फिर सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक होता है ना, Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, या कोई भी एक माइल्ड एसिड मिला दें, थोड़ा सा एसिड मिला दें, H2SO4 मिला दें, या कोई माइल्ड एसिड थोड़ा सा मिला दें, तो क्या होगा, ठीक है ना। यदि आप एसिड मिला दोगे या सॉल्ट मिला दोगे, सॉल्ट भी एसिड का ही काम करेगा, वो ब्रेक हो जाएगा NaCl में, तो उससे क्या फायदा होगा, यही क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड ने पूछा था कि इफ वी dissolve small acid in the electrolysis water, then what happen। तो देखो क्या करेगा, ये एक्चुअल में वाटर को ब्रेक ही कर रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, और जब आप NaCl मिला दोगे या कुछ भी एसिडिक चीज मिला दोगे, तो वो क्या करेगा, वाटर के आयोनाइजेशन को, मतलब उसके ब्रेक होने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा, और उससे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हमें लिखना है, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर, यदि आपका वाटर प्योर है तो क्या प्रॉब्लम होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर requires excess energy, तो excess energy चाहिए इन द फॉर्म, ठीक है ना, excess energy क्यों चाहिए, टू कम एक्टिवेशन बैरियर, टू कम ओवर एक्टिवेशन बैरियर, अभी कहोगे सर ये एक्टिवेशन बैरियर क्या है, देखो जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, तो क्या होता है, उसको एक्टिवेशन वॉल पार करना होता है, इस एनर्जी लेवल को पार करना होगा, तभी जाके वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में भी क्या होगा, जो वाटर को एक्टिवेशन बैरियर को पार करना होगा, ठीक है। विदाउट एक्सेस एनर्जी इलेक्ट्रोलाइसिस स्लो होगा, विदाउट excess energy electrolysis becomes slow हो जाए, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू आयोनाइजेशन कम होगा, आयोनाइजेशन मतलब टूटना वाटर का, so this because slow because due to less ionization of water, ठीक है। तो क्या होगा, if we add salt, acid और बेस कुछ भी मिला देंगे, सब आयनिक कंपाउंड है ना, बेस हो चाहे एसिड हो, if we add, ठीक है ना, आप डायरेक्ट इस पॉइंट को भी लिख सकते हो, if we add, कुछ भी पूछ लेगा तुमसे, सॉल्ट करो चाहे एसिड डाल दो उसमें, चाहे आप बेस डाल, ये सारे के सारे आयनिक हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड डालना होता है, ठीक है ना। सो इफ वी ऐड सॉल्ट, एसिड, बेस, it increases its power of ionization, if we of water and electrolysis become fast, and electrolysis becomes fast, ठीक है, समझ गए, एक बार फिर से समझाता हूं, देखो सुनो,
इलेक्ट्रोलाइसिस प्योर वाटर का ना उसको एक्सेस एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब जब आपने करंट पास किया उसको एक्सेस एनर्जी चाहिए, विदाउट एक्सेस एनर्जी क्या होगा, ये वाटर जो है ना इसका आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा, H+O- में ये जो बदल जाएगा ना वो नहीं टूट पाएगा। तो यदि हम उसमें एसिड डाल देंगे या बेस डाल देंगे या थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे, मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड डाल देंगे, कहने का मतलब ये हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि आयनिक कंपाउंड डाले तो क्या हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड डाल दो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, तो उसको ना ब्रेक करना, वाटर को ना ब्रेक करने में, आयनाइजेशन करने में वो हेल्प करेगा और इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस फास्ट हो जाए। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 2023, और इसको नोट करो आप, इसमें कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. तो इसके बाद आप आ जाओ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद। देखो एक इलेक्ट्रोलाइसिस ना NaCl का भी होता है, बस एक ही बार बोर्ड ने अभी तक पूछा है इसको, कोई बहुत पहले पूछा था, तो वो भी हम लोग कर ही लेते हैं, क्या पता पूछ ले, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो NaCl में क्या होगा, NaCl ठीक है, इसको हम लेंगे लिक्विड फॉर्म, जब भी करंट पास करेगा, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में भी करेगा लेकिन कम करेगा, ठीक है। और उसको हमने करंट पास करवाया, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ये सोडियम में सॉलिड और क्लोरीन गैस में चेंज होगा, क्लोरीन गैस, इसमें ना इसका वो इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया ना उसमें स्टेट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। वाटर का फॉर्मेशन जो किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उसमें भी स्टेट इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, यहाँ भी स्टेट इलेक्ट्रोलाइसिस में इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्लोरीन गैस यहाँ पे 2 हो गया तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा, तो सोडियम में यहाँ पे 2। अब बिल्कुल सारा सब कुछ सेम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की तरह है, ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव जो है कहाँ पे जाके जाएगा, नेगेटिव पे। नेगेटिव क्या होता है, कैथोड, है ना, और क्लोरीन माइनस होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव होता है एनोड। कैथोड पे निकलेगा सोडियम सॉलिड के फॉर्म में डिपोजिट होने लग जाएगा, और एनोड पे क्लोरीन गैस, ठीक है। तो अब आप हेडिंग दो, थर्ड जो है आपका, थर्ड क्या था, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, फोटो मींस सनलाइट, लाइसिस मींस ब्रेक। तो इसमें 2 रिएक्शन है फोटोलाइसिस में अपना, एक है सिल्वर क्लोराइड का AgCl, इसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड ये आपका व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना, नहीं सॉरी व्हाइट कह रहा हूँ, पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो मतलब हल्का येलो, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड सॉलिड, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में यदि हम हीट जाएगा, सनलाइट इस पे एक्ट करेगा, तो ये सिल्वर, ठीक है ना, सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्लोरीन गैस ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना, यहाँ भी चाहो तो आप लिख सकते हो क्लोरीन गैस ग्रीन कलर का। तो ये जो पेल येलो सिल्वर क्लोराइड था, ये सिल्वर आपका ग्रे पड़ जाएगा, जो सिल्वर है वो ग्रे पहन पड़ जाएगा, ठीक है ना। यदि आप सिल्वर ऑर्नामेंट को कोई पहन कर सनलाइट में जाए तो वो काला पड़ने लग जाता है, ठीक है ना, वो यही रिएक्शन होता है। अब इसको हमें बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दो, क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा, Ag में यहाँ पे, ठीक है। इसी का एक ब्रोमीन का होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड पेल येलो नहीं होता है, व्हाइट ही होता है, AgBr ये व्हाइट, सिल्वर हमारा एक्चुअली नहीं होता, वो व्हाइट, तो व्हाइट कलर का वो ग्रे में चेंज होगा। सिल्वर ये है सिल्वर ब्रोमाइड, ये होता है फेंट येलो या पेल येलो, हल्का येलो। ये जब सनलाइट इस पे एक्ट करेगा, सनलाइट, तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, 2Ag सॉलिड प्लस क्लोरीन सॉरी ब्रोमीन गैस, Br2 ब्रोमीन गैस, और
डी से ब्रोमीन, डी से ब्राउन, ये ब्राउन कलर का होता है गैस। और यहाँ पे सिल्वर कैसा हो जाएगा, सिल्वर तुम्हारा ग्रेइश व्हाइट हो जाएगा, ग्रेइश व्हाइट, यहाँ पे ग्रे हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेइश व्हाइट हो जाएगा। सेम ही है, ग्रेइश व्हाइट या ग्रे एक ही बात है। एग्जाम में ग्रे लिखा हुआ आता है, आप ग्रे रखो, व्हाइट हटाइए, ग्रे आता है, एग्जाम में ग्रे लिखा हुआ है, यहाँ पे तो ग्रेइश व्हाइट है, लेकिन एग्जाम में आपको ग्रे लिखा हुआ है। ग्रेइश व्हाइट भी लिखा आ जाए तो आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो इसी का एक रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या होता है, तो आप ये रिएक्शन लिख दोगे और लिखोगे इन ब्लैक एंड व्हाइट इन फोटोलाइसिस दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन, ये वाला लिख के आप लिख दोगे फोटोलाइसिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, लेकिन उसमें यूज जो करते हैं ना सिल्वर, उसमें सिल्वर हाईलाइट यूज करते हैं, उसमें सिल्वर हाईलाइट यूज करते हैं। ये असल लिख लोगे सिल्वर हाईलाइट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इस पॉइंट को ना काटे, सिल्वर हाईलाइट is used in black and white photography. So, सिल्वर हाईलाइट AG हाई तो सिल्वर हाईलाइट है आयोडीन के साथ, ठीक है ना। तो वो भी इसी में ब्रेक हो जाएगा, आयोडीन सिल्वर और I2, उसमें आप यदि ये पूछ रहे तो लिख ही देना ऐसे AgI सिल्वर हाईलाइट ब्रेक इनटू Ag प्लस आयोडीन, ठीक है ना। This reaction is used in black and white photography, लिख लो। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन फोटोलाइसिस। अब आप कटिंग आप दे दो, तो हमने ये अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा रिएक्शन था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप का रिएक्शन था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो ज्यादा एक्टिव या रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, उसके कंपाउंड से या उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, देखो when a more reactive element displaces when a more reactive element displaces a less reactive element, when a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, it is called displacement reaction। ठीक है। तो अब ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं जो ज्यादा एक्टिव हैं, जो ज्यादा और जो कम एक्टिव है, ठीक है। देखो तो इसका ना एक सीरीज है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव है। तो सीरीज में आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट दे देगा एक रिएक्शन में और आपसे पूछेगा बताओ कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो आपको याद होना चाहिए। देखो क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम
जो है रिएक्टिव है। तो सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, उसके नीचे होता है सोडियम, मैजिक ऑल जाने फिर सुन प्यारे और हाइड्रोजन। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा कॉपर, कौन आज आज आयु, इसके नीचे। देखो इसको तो मैंने अपने ट्रिक से याद कर रखा है, तुम लोग अपने ट्रिक से बना सकते हो कुछ। अब जैसे जैसे नीचे आओगे ना तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है ना। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी होता है ना उसको माना जाता है मोर रिएक्टिव, मोर, और हाइड्रोजन के नीचे जो होता है उसको माना जाता है लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब यदि मैं एक ले लूं, मान लो एल्यूमिनियम का कंपाउंड और एक मैं ले लूं आयरन का कंपाउंड, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। एक यदि मैं जिंक का कंपाउंड ले लूं और एक आयरन का कंपाउंड ले लूं, तो जिंक क्या करेगा, आयरन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, या कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव को। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो जनरली हम इनमें से एक लेते हैं और इनमें से एक लेते हैं, समझ गए। यदि हमने कॉपर का और आयरन का कोई कंपाउंड ले लिया तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। हमने जिंक और कॉपर का ले लिया तो जिंक क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, कौन काना का मैजिक ऑल जाने फिर सुनो प्यारे और हाइड्रोजन कौन आज आयो। लेकिन आप ना कुछ अपना बना सकते हो, कुछ बच्चे ना ऐसे बनाते हैं, कैटरीना यानी कैटरीना कार ऐसे करके, तो आप कुछ भी तरीके से, लेकिन इसको याद रखना है। अब इसका हम रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, जिंक जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है इसको कॉपर, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने कैसे याद रखा है। कान्हा का मैजिक ऑल जाने फिर सुनो प्यारे हाइड्रोजन कौन आज आयो, है ना। अब मरकरी मुझे याद रखा है कॉपर के नीचे आज आयो, ये सिल्वर, ये नीचे एयू को। ठीक है, आप कैसे भी अपना एक ट्रिक बना लो, या मेरा ट्रिक याद रखना चाहते हो मेरा, वो कैटरीना वाला बड़ा फेमस है, और कैटरीना करीना मुझे ऐसे करके तो वो भी समझते हैं याद कर सकते हैं। तो जिंक कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या करेगा, देखो तो जिंक जो होता है ना, ये जिंक ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट जो होता है ना, इसका एक्चुअल में तो कोई कलर नहीं होता, लेकिन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का ब्लू कलर होता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ये होता है CuSO4.5 वाटर, समझ गए। इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, और ये होता है तुम्हारा ब्लू कलर का, इसीलिए इसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, ठीक है ना। वैसे कहने को ऐसे बोल देते हैं कि अब ये कॉपर सल्फेट जो है ना ब्लू कलर का, लेकिन एक्चुअल में जब वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा तब ब्लू कलर का होगा। क्रिस्टल यदि लूज हो जाएगा, वाटर लूज कर देगा, उसका कलर खत्म हो जाएगा। कॉपर सल्फेट हमने ले लिया क्या, ब्लू कलर का। अब क्या होगा, जिंक इसको यहां से हटा देगा, ठीक है ना, कॉपर को। अब तुम कहोगे सर जिंक ने कॉपर को हटाया, सल्फेट को क्यों नहीं हटाया। तो देखो जो ये भी जिंक जो है ना एक पॉजिटिव मेटल है, कॉपर पॉजिटिव मेटल है। जब रिएक्शन होगा तो कॉपर और जिंक तो एक साथ रिएक्ट करेगा नहीं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल कर जाएगा, इसीलिए जिंक और सल्फेट रिएक्ट करेगा, ठीक है, जिंक सल्फेट, ठीक है। और जिंक सल्फेट का जो कलर होता है ना वो कलरलेस होता है, कलरलेस। प्लस ये बना देगा कॉपर मेटल, ठीक है ना। कॉपर मेटल कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। एक आयरन के साथ हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम लोग वो भी कर लेते हैं कि आयरन को जब आप आयरन मेटल को जब आप कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर दोगे, ठीक है, तो वो बनाएगा आयरन सल्फेट FeSO4। याद है आयरन सल्फेट डॉट 7 वाटर, जिसको हमने कहा था ग्रीन विट्रॉल। कभी कभी ये बोल देता है यहाँ पे कि ये ग्रीन कलर का है, लेकिन एक्चुअल में ये ग्रीन कलर का नहीं है। कॉपर आयरन सल्फेट क्रिस्टल होता है ग्रीन कलर का, प्लस क्या निकलेगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में जो कि ब्राउन कलर का होता है।
है। तो ये आपका हो गया तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग लिखेंगे इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, लेकिन पहले आप ये लिख लो। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल या इसी को कॉपर सल्फेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, वो करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखो तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक को हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी जो हमने लिखा ना कि when a more reactive element replaces the less reactive element, और जो दो इम्पोर्टेंट दो मैंने आपको रिएक्शन लिखाया, जो हमने ये वाला किया ना, ये डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन एंड ये डेफिनेशन एंड ये दो रिएक्शन, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। ये सब आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट में लिख देना। डिफरेंस फॉर्म में भी पूछे ना तो ये रिएक्शन और ये दो ये डेफिनेशन और ये दो रिएक्शन लिख देना डिफरेंस में एक तरफ, और दूसरे तरफ डबल डिस्प्लेसमेंट का लिख देना। तो ऐसे ही करके हमेशा डिफरेंस जो है ना ऐसे टैबुलर फॉर्म में लिखना, पहला जो है ना डेफिनेशन लिख देना और दो रिएक्शन लिख देना, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन अभी हम लोग लिख लेते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि एक्सचेंज होगा आयन, ठीक है ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में नो एक्सचेंज ऑफ आयरन, थर्ड डिफरेंस ये लिख लेना, नो एक्सचेंज। देखो पहला तो आप डेफिनेशन लिख लेना जो मैंने अभी लिखवाया, फिर उसमें रिएक्शन लिख देना सेकंड में, थर्ड में लिख देना नो एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ आयन, नो एक्सचेंज ऑफ आयन का एक्सचेंज हो रहा है, वो एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच, डेफिनेशन में द रिएक्शन इन विच, ये डिफरेंस के फॉर्म में ही आता है डबल और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स in the reactant displaces each other from their compound called double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका हम लोग वो लिख लेते हैं रिएक्शन। तो इसमें दो रिएक्शन है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सोडियम सल्फेट का, इसका रिएक्शन ना यहाँ से लिख रहा हूँ, आप हमेशा ऐसे एग्जाम में यदि डिफरेंस की फॉर्म में आए तो टेबुलर फॉर्म में लिखना। तो पहला इसका रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको हम सोडियम सल्फेट कहते हैं, ठीक है ना। एक्वस फॉर्म में रिएक्शन हमने शुरू में भी लिखा था, प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए मैंने रिएक्शन लिखा था। बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और बेरियम क्लोराइड जो है वो एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में ले लिया, ठीक है। तो ये बनाएगा क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है ना, और प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा व्हाइट PBT फॉर्म करेगा। प्लस क्या बच गया, इधर सल्फेट तो चला गया सोडियम और इधर क्लोरीन, तो NaCl बच गया, सोडियम क्लोराइड एक्वस सोडियम, ठीक है ना। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे दो सोडियम है तो यहाँ पे 2 लगा दो, ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। एक दूसरा रिएक्शन लिख लेते हैं, कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 को हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जब
रिएक्ट करेगा NaBr सोडियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है ना, दोनों एक्वस होता है, एक्वस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक्वस ही होता है हमेशा, ठीक है ना, तो बनाएगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड याद करो पहले भी हमने बनाया था, रिएक्शन लिखा था फोटोलाइसिस में, ये कैसा कलर का होता है, पेल येलो कलर, है ना, येलो ये फॉर्म करेगा येलो, येलो, ठीक है, और प्लस बचेगा क्या, Ag यहाँ पे Br को ले गया तो सोडियम और नाइट्रेट बचेगा, तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, हो गया आपका सोडियम। So these are two double displacement reactions. आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो वो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमेशा कभी भी किसी चीज में पूछे, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखना, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। देख लो यहाँ पे हमने 3 रखा, क्या, एक डेफिनेशन, दूसरा रिएक्शन, नो एक्सचेंज ऑफ आयन, यहाँ पे लिख देना थर्ड में, पहला ये 2 रिएक्शन हो गया, थर्ड में लिख देना डिफरेंस में एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स, दैट इज। सर नीचे कर दीजिए प्लीज। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं हेडिंग डालो, तो हमारा फिफ्थ था फोर्थ था रेडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग डालो फोर्थ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब काम है रिवीजन करो मैक्सिमम, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक भी मत छोड़ो, फिर मैं अपने आप जो आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना, रिएक्शन चेन ये सब करवाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी और रिवीजन ऑफ नोट ये आपका कॉल है, आपको करना है, ठीक है। और उसमें जो कंफ्यूजन हो, डाउट हो, वो आपको मेरे से पूछना भी है, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के आगे हम जो है इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, केमिकल रिएक्शन सेकंड पार्ट में इसका हम लोग करेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ था ना कि अभी केमिकल रिएक्शन जब मैं करवा रहा था तो एक्चुअली वीडियो ना बीच में स्लो बंद हो गया था, तो एक जो उस केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने वाला था ना, वो उसका पार्ट अलग हो गया, ठीक है। मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा,
तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में ये वाला वीडियो रह जाएगा जो अभी हमने किया, और थर्ड पार्ट में रेडॉक्स रिएक्शन से मेरे साथ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप रिवीजन जरूर कीजिए, क्वेश्चन के एनसीईआरटी से आपका काम है, पहले एनसीईआरटी से क्वेश्चन करना, वो आप अपनी तरफ से करो, फिर हम लोग अपने आप टाइम टू टाइम क्वेश्चंस करेंगे। पहले सितंबर तक हमारा टारगेट रहेगा कि सितंबर तक पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करो, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना, आराम से 80 आउट ऑफ 80 आएगा अपना। ओके, चलो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने जो भी आपका प्रॉब्लम हो वो कमेंट में लिखो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।